देखिए आपका एविडेंस का सेक्शन 26 तक बताया गया था। इधर के जो सेक्शन है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, बता दिया जाए। 24 से लेकर और जो ये 30 तक हम बता रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है और लगातार प्री मेंस इंटरव्यू में क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपका हमें शुरू करना है, आपका 27 शुरू करना है, यानी कि धारा 27 शुरू करना है। अभी 27 का एक जो बेयर एक्ट का शब्द है उसको अलग अलग किया जाएगा, उसकी व्याख्या की जाएगी, उसी में कुछ केस समाहित किया जाएगा। देखिए आपका उसमें कुछ केस भी समाहित करना है और कम से कम जब भी सेक्शन आपका 27 पढ़िए तो 5 से 6 केस रट्टा होना चाहिए, यानी कि हम बताएंगे आपका। लेकिन सबसे पहले भूमिका बांधी जाए और भूमिका में जो आपको पढ़ना रहता है वह आपका देखा जाए, और आपका प्री में कैसे क्वेश्चन बना है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन बना है आपका, वह भी हम बताएंगे। लेकिन भूमिका देखिए आपका कैसे शुरुआत करेंगे लिखते समय। आपका सेक्शन 24, 25 और 26। देखिए आपका सेक्शन 24 में हमने बताया कि यदि किसी प्राधिकारवान व्यक्ति ने किसी अभियुक्त को उत्प्रेरणा दी हो या धमकी दिया हो या वचन दिया हो और अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, यानी कि अभियुक्त कन्फेशन या संस्वीकृति करता है, तो वह संस्वीकृति आपका विसंगत होगी, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में पेश नहीं की जाएगी या अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। पहला आपका सेक्शन 25 में बताया गया है कि यदि पुलिस ऑफिसर से संस्वीकृति की जाती है तो वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। और 26 बताता है कि यदि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से संस्वीकृति अभियुक्त करता है, पुलिस से नहीं, किससे, अन्य व्यक्ति से, तो वह भी अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वह संस्वीकृति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। अर्थात आपका सामान्यतः पुलिस के समक्ष जो भी संस्वीकृति की जाती हैं वह विसंगत होती हैं 24, 25, 26 में, लेकिन 27 इसका परंतुक है, प्रोविजो है या एक्सेप्शन है, जहाँ की कुछ दशाओं में पुलिस से की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी यदि उस संस्वीकृति के आधार पर कुछ चीज़ें रिकवर हुई हो, कुछ चीज़ें बरामद हुई हो या किसी तथ्य का पता लगा हो। तो आपका दो बातें देखनी है, एक डिस्कवरी यानी कि खोज करना, और एक रिकवर करना, दोनों में अंतर है। अगर खोज दे तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस स्वयं साक्ष्य खोजी है, यानी कि पुलिस ने स्वयं तलाशी लिया और स्वयं साक्ष्य खोजा, और तो ये 27 में नहीं आएगा। तो आखिर कौन से साक्ष्य 27 में आएंगे? अगर अभियुक्त ने बयान दिया और उस बयान के आधार पर कुछ चीज़ें रिकवर हुई हो, यानी कि कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं, तब वे चीज़ें अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में साबित की जा सकेंगी। यानी कि जो
चीज़ें रिकवर होती हैं किसके बयान पर, आपका एक्यूज्ड के, तो वो चीज़ें साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हैं। एक उदाहरण पहले देखिए आपका, और इसका अपवाद इत्यादि शुरुआती दौर में कुछ सामान्य बातें देखी जाती हैं। उसके बाद हम बेयर एक्ट का एक शब्द को तोड़ेंगे क्योंकि कठिन थोड़ा जरूर है। देखिए, ये एक अभियुक्त है और यह आपका पुलिस कस्टडी में है, यानी कि पुलिस अभिरक्षा में है, और आपका पुलिस से बयान देता है, दूसरे से नहीं, किससे, पुलिस से कथन करता है। अब कथन करवाइए, ये कहता है पुलिस के समझ कि बी को मैंने ही मारा और बी की जो लाश है मैं कुएं में छुपा दिया हूँ, यदि आप आएं तो वह कुआं मैं दिखा दूं जहां लाश मैंने फेंकी है। ये जो वाक्य मैंने बताया इसको दो भागों में बांट लेना है। पहला भाग ये निकालना है कि ए पुलिस के समक्ष ये कह रहा है कि बी को मैं ही मारा, क्या इस कथन से किसी बात का पता चलता है कि नहीं, कोई चीज बरामद होती है कि नहीं, नहीं। तो ये आपका कन्फेशन या संस्वीकृति है, और चूंकि पुलिस ऑफिसर से की गई है तो कौन सी धारा में ये जो इतना वाक्य है, इतनी बात है, वह विसंगत होगी, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी। 25 इतनी बात को क्या निकाल दीजिए 27 से बाहर, और कहाँ से प्रभावित हो जाएगी, 25 से। क्यों? क्योंकि वह पुलिस ऑफिसर से की गई है, और पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकी, नहीं की जाएगी। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। 27 इसका प्रोविजो है, परंतु है जहाँ की अगर कोई अभियुक्त है, पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस से कथन करता है, उस कथन के आधार पर किसी फैक्ट का या किसी तथ्य का पता चलता है, यानी कि कुछ चीज़ें बरामद होती हैं, तो उतना कथन जितने से चीज़ें क्या हुई हैं बरामद, उतना कथन भी रेलेवेंट होगा और बरामदगी भी रेलेवेंट होगी, यानी कि उतना कथन भी सुसंगत होगा और बरामदगी भी क्या होगी, सुसंगत। पूरा नहीं, यानी कि इस धारा में भी पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी। दूसरा आपका नियम देखिए, यह जो धारा है ये इन्वेस्टिगेशन की कुंजी या की मानी जाती है। क्यों? पहले अभी सामान्य बातें चल रही हैं, बेयर एक्ट नहीं, केस नहीं। अभी यह धारा आपका अन्वेषण की कुंजी मानी जाती है, इन्वेस्टिगेशन की मानी जाती है। क्यों यह अन्वेषण की कुंजी कहा जाए, इस पर तर्क वितर्क 2 लाइन करना है। इसलिए कहा जाता है कि यह पुलिस को आखेट का स्वामी बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का आखेट ए ने किया, लेकिन लाश बरामद किसने किया, ए के कथन के आधार पर पुलिस ने। तो ऐसी दशा में आपका आखेट किया ए ने, और उसका स्वामी कौन हो गई, बरामद करके पुलिस हो गई। तो कौन सी धारा पुलिस को आखेट का स्वामी बनाती है, तो 27। तीसरा नंबर पर आइए, जो काफी पूछा जाता है कि कौन सी धारा पश्चातवर्तीय तथ्यों की संपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस जे में आ चुका है, हो सकता है उत्तराखंड एपीओ में भी आ जाए। तो जैसे ही पूछे कि कौन सी धारा पश्चातवर्तीय तथ्यों की
संपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित हैं तो मारिएगा 27। अब पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि या समर्थन या सपोर्ट कैसे मिल रहा है, इस बात को थोड़ा गौर करिए अच्छे से। देखिए, हम संपुष्टि या समर्थन करा रहे हैं। ए ने पुलिस से ये कहा, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए पुलिस से ही कहा है कि बी को मैंने मारा और बी की लाश मैं कुएं में छुपा दिया हूँ। ये आपका स्टेटमेंट हुआ। अब इस कथन की पुष्टि करा दीजिए, समर्थन करा दीजिए आपका, या सपोर्ट करा दीजिए। तो कब ये कथन सपोर्ट हो जाएगा? जब ए के बयान पर उस कुएं से लाश क्या हो जाए, बरामद। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 27 इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कथन करता है और उसके कथन पर कुछ बातें रिकवर होती हैं या कुछ बातों का पता लगता है, तो ये माना जाता है कि उसका कथन सत्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर झूठ रहता तो उसके कथन से ये वस्तुएं बरामद नहीं होती। अर्थात वह कथन किया, उस कथन का समर्थन मिल गया। कैसे? क्योंकि जहां वह बताया था कि लाश छुपी है, वहां से लाश क्या हो गई, बरामद। यानी कि उसके कथन का क्या मिल गया, स्टेटमेंट का सपोर्ट। इसी सिद्धांत पर कौन सी धारा आधारित है? 27। याद रखिए। अब इसको थोड़ा 3-4 वे में और देखना है आपका शुरुआती दौर में, अभी बैरक शुरू करने के पहले। दूसरे वे में अपवाद देखना है, और अपवाद में आपका देखना है कि जो सेक्शन 27 है, 24, 25, 26 का अपवाद तो है ही, एक और सेक्शन का अपवाद है, और वह सीआरपीसी में जाना पड़ेगा। हो सकता है कोरिलेट करके लिखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। और सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन? 162। अब एक थोड़ा आपका दिमाग सीआरपीसी की ओर ले जाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, दिमाग अब कहाँ ले जाना है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि सीआरपीसी। देखिए, सीआरपीसी में हम 3 धाराएं बता रहे हैं, 160, 161, 162। देखिए आपका भाई, 160 धारा के तहत किसी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए पुलिस द्वारा रिटेन आर्डर जारी किया जाता है, लिखित आदेश जारी किया जाता है। समन वारंट न जारी करा दीजिएगा। कई बार पूछा है, पुलिस किसी को बुलाना चाहती है तो क्या जारी करेगी? समन, वारंट, लिखित आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? हाँ, रिटेन आर्डर जरूर याद रखिएगा। व्यक्ति आ गया तो पुलिस भाई पूछताछ करेगी। तो पुलिस द्वारा किस सेक्शन के तहत आपका गवाहों का, विटनेस का, तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों का बयान जो है वह रिकॉर्ड किया जाता है, दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है। तो किस सेक्शन के तहत लिखा जाता है सीआरपीसी में? 161। तो बुलाइए किस धारा में? अब रटना है धारा 160। बयान लीजिए और दर्ज करिए किस में? 161। और आपका जो ये 161 में पुलिस ने बयान दर्ज किया है, 162 ये बताती है कि एक तो उस बयान पर पुलिस बयान देने वाले का साइन नहीं कराएगी, यानी कि हस्ताक्षर कराएगी कि नहीं? नहीं कराएगी। और इस बयान का साक्ष्य में क्या महत्व होगा? एविडेंशियल वैल्यू। ये तो एपी, यूपी, एपीओजे और जो वकीलों का सबसे बड़ा एग्जाम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वकीलों का सबसे बड़ा कौन एग्जाम है?
बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सारे पप्पू पास हो जाते हैं। क्योंकि क्या करना है भाई, तुरंत आपका एक तो पेपर आउट हो जाता है, और नहीं आउट हुआ तो मोबाइल लेकर जाइए और फोटो खींच खींच के सर को क्या करिए, परेशान। तो भाई हम भी परेशान नहीं होते, दो चार लोगों को कहा जाता है कि भाई देख लीजिए इनका मामला, अब कितना आदमी सॉल्व करके भेजेगा। ये सही बात है कि आपका लोग परेशान कर देते हैं। और जैसे ही शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मिली, पिछली बार इसके पहले वाला पेपर ही प्रयागराज का क्या कर दिया, रद्द। तो 2 साल अटक गया, हमारा रद्द कर दिया था। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नकलची हैं वह हमारे अनुसार नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार कहाँ है, प्रयागराज में। रद्द किया था परीक्षा। दोबारा यह है कि फीस नहीं लिया, 35-36 सौ, वो अलग बात है। फीस दोबारा, तो दोबारा भी वैसे ही नकल हुई। सेंटर पर भी सेटिंग रहती है, 500 दीजिए तो कम से कम 50 क्वेश्चन पासिंग मार्क करा देंगे। ये सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है, हजारों लोग देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपका दिक्कत ये है कि भाई अब आदमी, भाई आपका ऑफलाइन पढ़ाता है, कभी काल भूल जाता है पढ़ाते समय कि ऑनलाइन भी चल रहा है, और इसका आपका इसलिए दो चार बातें निकल जाती हैं मुंह से। वैसे ऑनलाइन में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन भाई बोलने की आज़ादी है, तो एक सीमा तक तो बोला जा सकता है। तो कोई तालिबानी युग थोड़े है कि न बोला जाए। भाई बोलने की आज़ादी आप माने हमारा संविधान स्वयं देता है कि आप अपनी बात खुलकर क्या करिए, तभी तो पर्सनालिटी का विकास होगा। तो देखिए आगे भाई, आपका फिर बैक होइए। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि जो पुलिस बयान दर्ज करती है, एक तो उस पर साइन नहीं कराएगी, 162 चल रहा है सीआरपीसी, और उसका एविडेंस में प्रयोग केवल और केवल आपका खंडन के लिए होगा। किसके लिए? अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खंडन नहीं लिखा, आपका लिख दिया आपका विरोध के लिए। अरे भाई चाहे खंडन दे या विरोध दे या उसको भंग करना दे या कंट्राडिक्शन, यानी कि इंग्लिश में कंट्राडिक्शन दे, एक ही बात है। चाहे उसको तोड़िए, विरोध करिए या खंडन करिए, एक ही बात है, कोई अलग नहीं। शब्दों का जाल थोड़ा है, तो यानी कि किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, केवल। अब यहाँ पूछा जाता है संपुष्टि के लिए, यानी कि आपका संपुष्टि के लिए, खंडन के लिए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 90% लोग गलत करके आते हैं, गलती न हो। केवल और केवल किसके लिए, खंडन के लिए। खंडन मने किसके लिए, विरोध के लिए। अब यहीं से आपका 27 उठाना है, और 27 को कोरिलेट कहाँ करना है, 162। अगर पुलिस के समक्ष कोई बयान दिया है अभियुक्त ने, और उस बयान से किसी तथ्य का पता लगा, कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं, तो ऐसी दशा में उसका जो साक्ष्य में प्रयोग होगा 162 से वह कवर नहीं होगा, और उसका साक्ष्य में अलग प्रयोग किया जाएगा। क्यों? अर्थात एविडेंस की धारा जो 27 हम पढ़ेंगे, वह सीआरपीसी की धारा 162 का एक्सेप्शन है, अपवाद है। और आज जाकर बेयर एक्ट में सीआरपीसी में देखिएगा, एकदम लास्ट में देखिएगा लिखा गया है कि धारा 162 का प्रभाव दो एविडेंस के सेक्शनों पर नहीं पड़ेगा, एक डाइन डिक्लेरेशन और दूसरा एविडेंस का धारा 27। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही पुलिस के समक्ष कथन किया गया हो, फिर भी 27 के तहत उतना कथन और बरामदगी, कितना कथन, पूरा की कुछ हिस्सा, तो कितना हिस्सा, जिससे क्या हुआ है, बरामदगी, उतना कथन का हिस्सा और बरामदगी क्या होगा, दोनों रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा।
अब ये तो आपका सामान्य बातें बताई गई। सामान्य बातों के बाद आपका बेयर एक्ट को शब्दशः तोड़ना है और एक एक शब्दों पर गौर करना है। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन सबसे पहले बेयर एक्ट को अलग अलग कर लिया जाए और तब आपका पढ़ाया जाए। देखिए भाई कितना टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। फिर बता दिया जाए, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आपका काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। लास्ट में हम इस समय जो यूपी एचजेएस में बन रहा है और इत्यादि राज्यों में वह एविडेंशियल वैल्यू बन रहा है। और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि अवैध तरीका अपनाया गया और अभियुक्त से बयान लेकर बरामदगी की गई। बिहार एपीओ का क्वेश्चन है, तब क्या होगा। तो अभी हम बताते हैं, पहले बेयर एक्ट को क्या किया जाए, शब्द सा तोड़ा जाए। देखिए, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। तो शब्द क्या कहता है, परंतु, यानी कि जो पहला शब्द आपका 27 का आया वह प्रोविजो आया, यानी कि क्या लिखा है, परंतु। अब इस शब्द को हम मथेंगे काफी, और 2-3 केस इसी पर ऐड करना है। किसका परंतु है, किसका, इसी पर 2-3 केस पूछा जाता है। देखिए अगला, परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अफसर की अभिरक्षा में हो, यानी कि कोई अपराध का क्या था, अभियुक्त था, और वह अभियुक्त क्या था, पुलिस अभिरक्षा। सतर्क रहना एक एक शब्दों को। देखिए कहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन हम निकालेंगे। पुलिस अपराध का अभियुक्त था, वह पुलिस अफसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है। इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त ने कोई कथन किया है, इस कथन के आधार पर किसी तथ्य का क्या चला है, पता चला है। यानी कि अभियुक्त ने स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के उस अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर उसका पता चला है। यानी कि अभियुक्त ने पुलिस को कथन किया, बताया, और कथन के आधार पर पुलिस ने किसी तथ्य का पता लगाया, यानी कि बरामदगी हुई है। तो अगला शब्द देखिए, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या न आती हो, जितनी एतद् द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित हैं, साबित की जा सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कथन किया गया है, यदि उस कथन के आधार पर किसी तथ्य का पता लगा है, तो भले ये जो स्टेटमेंट है किस नेचर का हो, कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति के नेचर का हो या न हो, इससे मतलब नहीं है। इतना कथन भी सुसंगत और पता लगा तथ्य भी सुसंगत, किसके विरुद्ध साबित किया जा सकेगा, अभियुक्त के। अब यही आपका शब्द सा चलना भाई। देखिए कहाँ टेक्निकल, पहला आइए, पहला जो शब्द बेयर एक्ट का है वह प्रोविजो लिखता है। अब यहाँ आपका दिमाग ये लगाना है कि आखिर सेक्शन 27 किसका परंतुक है। क्या 27 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नहीं, नहीं किया गया है। अब समस्या ये आई कि 24 का हम परंतुक माने कि 25 का माने कि 26 का माने कि तीनों का माने, ये तो बेयर एक्ट में लिखा ही नहीं गया है। तो फिर एक बार दिमाग लगाइए, अगर कोई चीज़ बेयर एक्ट में नहीं लिखी गई है तो उस बारे में
हम न्यायालय के निर्णयों की ओर ध्यान देते हैं। अब देखिए आपका जो कंपटीशन में पहला शब्द मैं बता रहा हूँ, अगर कंपटीशन में ये पूछे कि धारा 27 है 24, 25, 26 का परंतु 24, 25, 26 का अपवाद, 24, 25, 26 का सामान्य नियम, इनमें से कोई नहीं, तो जो पहला ऑप्शन आप खोजेंगे अपने मन से नहीं, एकदम डायरेक्ट की भाषा खोजना है। मैं बता दूं, अगर ऑप्शन में प्रोविजो या परंतुक दिया है तो अपवाद शब्द न मारिए, क्या मारिएगा? परंतु। अगर परंतुक न दिया हो और आयोग अपवाद दिया हो तब अपवाद मारिए। मैं फिर बता दूं, क्योंकि प्रोविजो और एक्सेप्शन में अंतर थोड़ा होता है। जो बेयर एक्ट में लिखा है वह परंतु लिखा है, तो जब भी क्वेश्चन आए पहला परंतु देखिए और परंतु न रहे तब आपका एक्सेप्शन या अपवाद खोजेंगे। अब आइए आगे, आखिर ये किसका अपवाद या किसका परंतुक है ये क्लियर ही नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए तुरंत दो केस याद करने पड़ेंगे। और देखिए दो केस कौन है। पहला पुलकुरी कोटाया, पुलकरी कोटाया। और दूसरा आपका जो केस देखना है आपका मोहम्मद इनायतुल्लाह। तो अभी पहला केस देखिए, इस केस को देखा जब है अच्छे से। पुलकुरी कोटाया वर्सेज एम्परर के केस में प्रीवी काउंसिल ने यह स्पष्ट बता दिया कि जो सेक्शन 27 है वह 3 धाराओं का अपवाद है, 24 का, 25 का और 26 का। तो बताइए किस केस में ये कहा गया कि 27, 24, 25, 26 तीनों का परंतुक है या अपवाद है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? सर्वप्रथम पुलकुरी कोटाया। देखिए ये याद रखिए, खूब पूछा जाता है, 90% चांस रहता है पुलकुरी कोटाया। अब इस केस में हुआ क्या था, देखिए केस में क्या हुआ था भाई। इस केस में हुआ क्या था ये बताया जाए। मान लीजिए ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों लोग अपराध किए और आपका जो हंसुआ या आपका कुदाल था या आपका खुरपी थी, हंसिया था, उसको घास में छुपा दिया। ए पुलिस द्वारा पकड़ा गया, पुलिस ने इसको मारा पीटा या अवैध बल का प्रयोग किया। ए अपना मुंह खोला और कहा कि हजूर जिस आपका कह सकते हैं कि हथियार से हमने आपका हत्या की थी या वार किया था वो हथियार मैं झाड़ी में छुपा दिया हूँ, यदि आप आएँ तो मैं वह झाड़ी दिखा दूँ जहाँ मैं हथियार क्या किया हूँ, छुपाया हूँ। एक एक कथन के आधार पर पुलिस ए को लेकर घटना स्थल पर गई, झाड़ी में आपका हथियार मिल गया, यानी कि ए का कथन सही है तभी तो इसका समर्थन हुआ। तो ऐसी दशा में आपका ए का जो कथन है जितने से कि झाड़ी से क्या मिला है हथियार, तो वह रिकवरी भी बरामद, माने बरामदगी भी सुसंगत, और ए का उतना कथन भी क्या होगा, सुसंगत। पूरा नहीं, कितना कथन, जितने से क्या हुआ है, बरामदगी। अगला देखिए, अब इस आधार पर आखिर ए ने ये कहा कि हजूर हम पुलिस अभिरक्षा में थे और पुलिस के समक्ष हमने बयान दिया, अतः ऐसी दशा में मेरा बयान मेरे खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग न किया जाए। तो प्रीवी काउंसिल ने कहा कि सर्वप्रथम कहा कि जो सेक्शन 27 है वह 24, 25, 26 तीनों का अपवाद है, अर्थात यदि आपका मामला 24 में आए, 25 में आए, 26 में आए,
कुछ भी आए, लेकिन अगर 27 में आ जाता है तो वह आपके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग क्या किया जाएगा, किया जाएगा। 25 क्या है कि पुलिस अफसर के समझ की गई संस्कृति विसंगत, लेकिन यहाँ पुलिस अफसर के समझ संस्कृति किया, लेकिन उस संस्कृति से क्या हुआ, कुछ तथ्य पता लगा, तो उतना संस्कृति और पता लगा तथ्य भी क्या होगा, सुसंगत। भाई विसंगत नहीं, अब क्या होगा आगे बताया जाएगा। जहाँ तक भारत के उच्चतम न्यायालय की बात है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने आपका इनायतुल्लाह के वाद में, रटे रहिए कौन सा वाद, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में ये परंतु पर गौर किया और ये बता दिया कि सेक्शन 27 धारा 24, 25, 26 को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। अतः धारा 27 को धारा 24, 25, 26 के परंतु या अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अब देखिए कहाँ गलती ज़्यादा लोग करते हैं भाई। पहला गलती देखिए कैसे होता है, किस केस में यह बताया गया कि धारा 27, 24, 25, 26 का अपवाद है तो केस दे दे। तो भाई अगर पुलकुरी कोटैया दे, अन्य के दे तो पुलकुरी कोटैया मारिए। और भाई क्या मारना है, पहला केस पुलकुरी कोटैया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वप्रथम किस केस में कहा गया, तो पहला केस हमने क्या बताया था, पुलकुरी कोटैया। तीसरा मॉडल थोड़ा चेंज कर सकता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम, अब देखिए सुधार कर हम कर रहे हैं ऑप्शन में, कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम किस वाद में यह बता दिया कि सेक्शन 27, 24, 25, 26 का ही तीनों का परंतुक है। तो अगर जैसे ही भारत का सुप्रीम कोर्ट आया तो पुलकुरी कोटैया बाहर करिएगा, और कौन सा केस हमने दूसरा बताया, मोहम्मद इनायतुल्लाह का केस सही मारिएगा। अब समस्या देखिए क्या है, अगर दोनों केस रहे तब क्या मारेंगे, और ये कहा जाए कि 100 किस में कहा गया, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को न मारकर किस में मारिएगा, पहला केस कौन सा है, प्रिवी काउंसिल। अगर उसी में घुमा दे, प्रिवी काउंसिल ने किस केस में कहा, तो पुलकुरी कोटैया। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस केस में कहा, इनायतुल्लाह। मॉडल चेंज करता रहता है और बहुत क्वेश्चन इस पर बना है। आगे देखा जा सब, कोई परंतुक, तो ही परंतुक पर आया। दूसरा ये, कोई व्यक्ति अपराध का अभियुक्त हो, इसका मतलब थोड़ा सतर्क होकर समझना है। यदि कोई व्यक्ति अपराध का अभियुक्त नहीं है और उस दौरान पुलिस से कोई कथन किया हो और उस कथन के आधार पर पुलिस ने कुछ चीज़ें बरामद की हो, तो वह 27 के तहत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जिस समय कथन किया गया हो उस समय वह व्यक्ति एक्यूड या अभियुक्त होना क्या है, आवश्यक। भाई अच्छा से याद रखिए, बहुत टेक्निकल है, फिर मैं बता रहा हूँ। तमाम अभियुक्त इसी पर बच जाते हैं। आपका बहुत एक एक शब्दों पर ध्यान देना है। फिर एक बार समझिए, जिस समय वह पुलिस को स्टेटमेंट दे रहा है उस समय वह अभियुक्त होना चाहिए। अगर वह उस समय अभियुक्त नहीं था और आकर पुलिस के समक्ष बयान दिया और पुलिस ने उसके बयान पर कुछ चीज़ें रिकवर कर ली, तो ये रिकवरी अवैध होगी और उसके खिलाफ एविडेंस में प्रयोग नहीं की जाएगी, क्योंकि 27 के लिए यह आवश्यक है कि स्टेटमेंट देते समय वह व्यक्ति
एक्यूड हो। याद रखिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है, पुलिस के समक्ष बयान दिया, न तो एफआईआर में नाम है, न उस पर कोई संदेह था, कुछ नहीं था, एफआईआर में नाम नहीं था, पुलिस के समक्ष बयान दिया और उसके बयान पर पुलिस ने कुछ चीज़ें बरामद कर ली, तो 27 अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस जिस समय वह बयान दिया था वह क्या नहीं था, अभियुक्त नहीं था। अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये आया कि अगर एक से अधिक अभियुक्त हैं तब क्या होगा। तो 3-4 अभियुक्त बनाइए। ए है, बी है, यहाँ भी क्वेश्चन बना, सतर्क रहना, सी है। ये 3 अभियुक्त हैं। ए ने पुलिस को कुछ बताया और ए के बताने के आधार पर मृतक की घड़ी बरामद हो गई। क्या चप्पल, जूता, जो भी बरामद करवा दीजिए, या पैरों के जो भी बरामद करवा दीजिए, सब सही है, आगे बताया जाएगा। अब ये आया कि भाई इसको साक्ष्य में प्रयोग करना है 27 के तहत। तो दिमाग स्थिर करके, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ये जो घड़ी ए के कथन के आधार पर बरामद हुई और उस मामले में 3 अभियुक्त हैं, तो क्या ये जो बरामदगी का साक्ष्य है ये ए के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा कि बी के, कि सी के, कि तीनों के? तो किसके विरुद्ध? देखिए, यही टेक्निकल क्वेश्चन है। जिस अभियुक्त के कथन के आधार पर जो चीजें बरामद होती हैं वह केवल और केवल उस अभियुक्त के विरुद्ध ही एविडेंस में प्रयोग की जाएगी। निश्चित तौर पे याद रखिए, केवल एक के विरुद्ध। फिर एक बार समझिए। अगर एक, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा है, एक सतर्क रहना। अभी आपका तमाम चीज़ें बची हैं अभी आपका, और ऐसे ही नहीं आयोग पूछ रहा है एक क्वेश्चन। अभी 5-6 केस हैं, अभी तो केवल कितने केस निकाले गए थे? 2। तो अभी एक शब्दों को दिमाग में बैठा लेना है, ये भी पूछा जा चुका है। अगर 3 अभियुक्त थे, ए, बी तथा सी। ए ने कथन किया, ए के कथन के आधार पर क्या बरामद हो गया? घड़ी। तो ये जो बरामदगी है यह किसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग की जाएगी? ए के विरुद्ध, कि बी के, कि सी के, कि उपर्युक्त सभी के? तो केवल क्या मारिएगा? एक। इसी को थोड़ा पुराने लोग जोड़ लें, धारा एविडेंस की 32 के 1, यानी कि आपका नए लोगों तो थोड़ा कम समझ में आएगा। अभी आपका पिछली बार पूछा भी गया था कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कथन किया हो और वह कथन के बाद वह मर गया हो और उसका कथन या तो मृत्यु का कारण बताता हो या उस संव्यवहार की परिस्थिति को बताता है जिसमें उसकी मृत्यु हुई, तो बताइए स्वयं के मृत्यु के बारे में कथन किया है तो सुसंगत होगा कि दूसरों की मृत्यु के बारे में, कि दोनों? भाई एक व्यक्ति है, अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया तो सुसंगत, और बी के मृत्यु के कारण के बारे में बताया तो सुसंगत नहीं। उसी प्रकार 27 में आपका जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के कथन के आधार पर बरामदगी होती है, आपका उसी के विरुद्ध वह साक्ष्य में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए देख पुलिस क्या हथकंडा अपनाती है। पुलिस हथकंडा ये अपनाती है कि फर्जी ज़्यादा लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फर्जी बातें ज़्यादा लिखी जाती हैं। पुलिस ये हथकंडा अपनाती है कि ए के बयान पर मृतक का घड़ी बरामद करवा देगी, बी के बयान पर अंगूठी बरामद करवा देगी, और सी के बयान पर चाकू बरामद करा देगी। क्या? हाँ भाई, ये तीनों लपेट लिए गए कि नहीं? फर्जी, यानी कि फर्जी दिखा दिया गया कि ए के बयान पर घड़ी, तो ये इसके विरुद्ध साक्ष्य में। बी के बयान पर क्या पीड़ित की? अंगूठी, तो इसके विरुद्ध साक्ष्य हो गया।
और सी के बयान पर क्या मैंने आपका बरामद करवा दिया गया चाकू, तो ये किसके विरुद्ध प्रयोग हो जाएगा? साक्ष्य में सी के। तो तीनों लोगों के विरुद्ध अलग अलग चीजें क्या हो गई? आपका फर्जी सब लिख दिया जाता है ज्यादातर मामलों में। अगला देखिए शब्द, अब अगला उठाइए। ऐसा जो अभियुक्त होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? पुलिस कस्टडी में। अब यहाँ भी 3-4 आपका क्वेश्चन बनता है और 4-5 क्वेश्चन बनाइए। अगर कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस से ही कथन करता है और उस कथन के आधार पर चीज़ें बरामद होती हैं, तब 27 अप्लाई होगी, यानी कि लागू होगी। अब इसके विपरीत देखिए, पुलिस अभिरक्षा में है और किसी अन्य से कथन करता है, तब पुलिस बरामद करती है चीज़ों को, तो क्या सेक्शन 27 अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यानी कि पुलिस अभिरक्षा में था और डॉक्टर साहब से बता दिया कि हथियार मैं झाड़ी में छुपाया हूँ, और तब पुलिस जाकर उस झाड़ी से हथियार बरामद करती है, तो बताइए पुलिस अभिरक्षा में तो था, लेकिन किससे कथन किया है? पुलिस से कि किसी अन्य व्यक्ति से? तो क्या धारा 27 लागू होगी? नहीं। यानी कि पुलिस अभिरक्षा। अब दूसरा नियम देखिए, पुलिस अभिरक्षा में नहीं था और किसी सहकैदी मित्र या डॉक्टर से कहा कि मैं हथियार इस झाड़ी में छुपाया हूं, और डॉक्टर ने पुलिस को बता दिया, पुलिस जाकर उस हथियार को खोज ली, तो क्या धारा 27 अप्लाई होगी कि नहीं? लागू होगी कि नहीं? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब एक्यूड स्टेटमेंट दिया है उस समय वह पुलिस कस्टडी में नहीं था। सतर्क रहना एक एक शब्दों के। इसी यही अधिवक्ताओं का जाल है, और ज़्यादा अभियुक्तों को पुलिस जैसे ही हल्का सा चूक करेगी तो इसी का सहारा लेकर, इसीलिए 1-2 लाख फीस नहीं ली जा रही है। दिमाग लगाया जाता है कि कौन सा FIR में पॉइंट है, विवेचना में जहाँ कमी है, और उसका हम अभियुक्त को क्या दिलवा देंगे? बचाओ। तो आगे चलिए, पुलिस अभिरक्षा में हो। अब आइए, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए कथन किया हो, कथन किससे किया हो? बताइए। तो पुलिस से कि दूसरे से? पुलिस से। तो कथन कैसे कर सकता है? समस्या आई। पहला आया इशारा कर दिया, तो बताइए क्या इशारों द्वारा कथन किया जा सकता है कि नहीं? तो काजू वर्सेस स्टेट का केस, बस एक केस जोड़ लेना है। तीसरा केस कौन हम बता रहे हैं? काजू बनाम राज्य के वाद में न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि इशारों द्वारा भी आपका कथन किया जा सकता है, यानी कि इशारा कर दिया झाड़ी की ओर अभियुक्त, और पुलिस जाकर उस झाड़ी से हथियार या लाश या घड़ी, चप्पल, जूता जो भी हो बरामद कर ली, तो बताइए धारा 27 में सुसंगत होगा कि विसंगत? सुसंगत। अब आइए दूसरा कथन, मौखिक कथन। मौखिक कथन किया और पुलिस ने जाकर उस स्थान से बरामद कर लिया, तब भी सुसंगत। और पुलिस को लिख कर दिया कि ये चीज़ें मैं यहाँ क्या किया हूँ, और पुलिस जाकर उसके आधार पर वह चीज़ें बरामद कर ली, तब भी सुसंगत। अब यहाँ थोड़ा नियम को चेंज करिए हल्का सा। बता नहीं रहा था अभियुक्त और पुलिस खूब मारी पीटी और डंडा बजाई, और तब जाकर बताया, और आपका तब जाके बरामद हुआ, तो बताइए अगर अभियुक्त को उत्प्रेरणा दे दी जाए, धमकी दी जाए, मारा पीटा जाए, तब जाकर बताया है, और तब हथियार, लाश इत्यादि बरामद हुई हैं, तो धारा 27 में सुसंगत होगा कि विसंगत? सुसंगत। विसंगत नहीं। फिर आ जाइए, अगर अब अगला देखना है कि अगर आपका
सीआरपीसी में जो तलाशी का प्रावधान है, अगर पुलिस ने उन प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया और तलाशी के लिए अवैध तरीका अपनाया और लेकिन साक्ष्य मिल गया, तो आपका याद रखिए, अगर सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही होता है, भले उसे अवैध रूप से, इलीगल रूप से, गलत तरीके से भले प्राप्त किया गया हो, यानी कि वह एविडेंस है, तो चाहे चुरा लिया गया हो, चाहे मारपीट कर प्राप्त किया गया हो, या सीआरपीसी का उल्लंघन करके अगर वह साक्ष्य हैं, रेलेवेंट हैं, तो रेलेवेंट ही बना रहेगा। अब इस पर यूपी में जो बना जे में वह केस बना, तो बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। कौन सा केस है? बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर। और एक और केस बना था रोनी का, रोनी वर्सेज स्टेट। कौन सा केस बना था भाई? ये केस आ चुका है यूपी जे में। फिर एक बार इसको देखा जाए, बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर के बाद में तथा रोनी, रोनी का केस पूछा गया था वर्सेज स्टेट के बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने, नहीं इसमें तो उच्चतम न्यायालय है, बारेंद्र कुमार घोष में प्रिवी काउंसिल और इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही होता है, भले उसे अवैध तरीके, गलत तरीके से प्राप्त किया जाए। तो तुरंत बिहार एपीओ का जो कई लोग गलत करके आ गए क्वेश्चन निकाला जाए। अगर अवैध तरीके से बयान अभियुक्त से लिया गया और उस बयान पर कुछ चीज़ें बरामद होती हैं, तो वह बरामदगी या वह अनियमितता क्या प्रभाव डालेगी? तो आपका बरामदगी वैध होगी, बरामदगी अवैध होगी, अनियमित होगी, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार आयोग ने बता दिया कि वह बरामदगी क्या होगी? सही होगी, यानी कि क्या होगी? वैध। कई लोग अनियमित और अवैध मान कर आए, लेकिन भाई घबराना नहीं है। अब अगला नियम देखिए, कथन किया हो ये बताया गया आपको, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में हो। अब यही आपका, अगर न्यायिक अभिरक्षा में है, कथन किया है, तब भी ये धारा लागू नहीं होगी। पुलिस से नहीं कथन किया है तब भी नहीं, पुलिस अभिरक्षा में नहीं है, पुलिस से किया है तब भी नहीं, यानी कि अभियुक्त हो और वो हर हाल में कथन करते समय पुलिस की कस्टडी में हो। अब किससे कथन किया हो? पुलिस से कि किसी अन्य से? पुलिस से। अगला शब्द देखिए, उसके कथन के आधार पर या उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी फैक्ट का, किसी तथ्य का, किसी बात का क्या चला हो? पता चला हो। तो लगातार वही तो पता चलवाया जा रहा है। उसकी बातों के आधार पर कभी घड़ी बरामद किया जा रहा है, कभी आपका सोना बरामद किया जा रहा है, कभी मृतक का कपड़ा बरामद किया जा रहा है, कभी लाश, कभी हथियार। तो ये सब उसके कथन के आधार पर क्या चलता है? पता। अब समस्या ये आई कि क्या पता चले हुए तथ्य में घटना स्थल भी शामिल है जहाँ की अपराध हुआ, यानी कि अभियुक्त को पुलिस ने कूटा, धान जैसे अभियुक्त अब बका और जाकर बताया कि इसी स्थान पर हमने घटना को अंजाम दिया, तो अभियुक्त ने कथन किया और स्थान का क्या चल गया? पता। तो आप लोग बताइए, क्या स्थान का पता चलना सेक्शन 27 में सुसंगत होगा कि नहीं होगा? यानी कि केवल बरामदगी ही नहीं, बल्कि क्या? स्थान का पता चलना। अब दो केस फिर बैक हुई है। एक केस आपका है देवमन उपाध्याय और दूसरा केस है काठी कालू। ध्यान से देखिए भाई, एक केस हम बता रहे हैं डी उपाध्याय या देवमन उपाध्याय,
यानी कि देवमन उपाध्याय, और दूसरा केस हम बताएंगे काठी कालू। काठी देवमन उपाध्याय में अनुच्छेद 14 के आधार पर चैलेंज किया गया, और काठी कालू में आर्टिकल 20 के क्लाज 3 के आधार पर। अच्छे से इसको देखिए, लगातार भाई क्वेश्चन बन रहा है। काठी कालू का जो केस है ये यूपी जे और एपीओ दोनों में आया, फिर उत्तराखंड जे में भी आया। यानी कि जो भी कारण हो, जो वर्तमान समय में यूपी आयोग ने जो आपका कह सकते हैं क्वेश्चन बनाया, पिछली बार जे में एपीओ में आपका, इसके पहले एपीओ में 2015 में उसमें भी आया था, और उत्तराखंड सिविल जज की भी परीक्षा में आया था। इसका थोड़ा मॉडल दिमाग में और अच्छे से बैठाना। देखिए, देवमन उपाध्याय के बाद में सेक्शन 27 को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया, और ये कहा गया कि हजूर ये जो सेक्शन है आर्टिकल 14, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता का उल्लंघन करती है। अतः आप इसे शून्य घोषित करिए, वार्ड घोषित करिए, बातिल घोषित करिए, अवैध घोषित करिए, असंवैधानिक घोषित करिए। ये मांग की गई किसके द्वारा? देवमन उपाध्याय। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह जो सेक्शन 27 है ये समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, अतः वैध है। अब क्वेश्चन का मॉडल बनाया जाए। किस वाद में अनुच्छेद 14 के आधार पर एविडेंस की धारा 27 को चैलेंज किया गया था, तो कौन सा केस मारेंगे? देवमन उपाध्याय। दूसरा मॉडल, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर किस केस में धारा 27 को मैंने संवैधानिक चैलेंज किया गया था? देवमन उपाध्याय। और किस केस में ये कहा गया कि सेक्शन 27 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती, समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती, तो किस केस में कहा गया? देवमन उपाध्याय। 3 मॉडल में बनाया, घुमाकर पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। डी उपाध्याय, डी उपाध्याय, डी उपाध्याय 3 बार याद कर लेना है। आइए काठी कालू देखा जाए भाई। काठी कालू के वाद में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को चुनौती दी गई, लेकिन 14 के आधार पर नहीं। किस आधार पर दी गई? संविधान के अनुच्छेद 20 के कौन से क्लाज के तहत? 3। अब पहले 20 का क्लाज 3 देखा जाए। अनुच्छेद 20 का क्लाज 3 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अर्थात आत्म अभिशंसन से संरक्षण, अर्थात आत्म अपराधरोपण से संरक्षण देता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश, बाउंड या बाध्य या मजबूर नहीं किया जाएगा। तो काठी कालू चला गया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि ये तो हमारे मूल अधिकार 20 के क्लास 3 का क्या करती है? उल्लंघन। हमारे खिलाफ खुद मैं साक्ष्य दे रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई उल्लंघन नहीं, ये धारा संवैधानिक है और 20(3) का भी उल्लंघन नहीं करती। अब क्वेश्चन का मॉडल देखा जाए। किस केस में अनुच्छेद 20 के क्लाज 3 के तहत के आधार पर एविडेंस की धारा 27 को चुनौती दी गई थी? तो कौन सा केस मारेंगे? काठी कालू। दूसरा क्वेश्चन, काठी कालू के वाद में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सेक्शन एविडेंस के 27 को
चैलेंज किया गया था तो दे देगा 14, 15, 16 और 20 का क्लाज 3। तो किस आधार पर चैलेंज किया गया था? 20 के क्लाज 3। तो 20 के क्लास 3 पर जैसे ही पूछे रट कर जाइए कौन सा केस? काठी कालू, काठी कालू। आगे देखिए भाई आपका अगला देखिए, तथ्य का पता चला हो तो पता चला में सभी बातें आ जाएंगी, आपका स्थान भी क्या है? शामिल। अब अगला नियम देखिए, अगला नियम आपको ये मिलता है कि भले ही ऐसा जो कथन है कन्फेशन हो या न हो, यानी कि ऐसा जो कथन है संस्वीकृति हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उतना कथन जितने से किसी तथ्य का क्या चला है पता, उतना कथन भी पूरा नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, वो केवल उतना कथन जिससे जितने से किसी तथ्य का पता लगा है और उस कथन के आधार पर पता चला तथ्य, ये दोनों अभियुक्त के विरुद्ध क्या किए जा सकेंगे? प्रूफ, साबित। तो बताइए, भले ही जो भाग कथन का है वह कन्फेशन में आता हो या न आता हो, तो सतर्क ये रहना है कि अगर मैं पहले से उदाहरण बता रहा हूँ कि ए एक व्यक्ति है, पुलिस से अभिरक्षा में है, अभियुक्त है, पुलिस से ही कहता है कि बी को मैंने मारा और मैं लाश को यहाँ छुपा दिया हूँ, तो पहला कथन तो कोई पता नहीं लगा कि बी को मैंने नहीं मारा, बाहर कर दीजिए। जो दूसरा वर्ड है कि हमने लाश को कहाँ छुपा दिया? कुएं में, आइए बरामद करवा दूं। ये जो कथन है, चाहे ये संस्वीकृति हो या न हो, अगर इस कथन से किसी तथ्य का क्या चलता है पता, तो इतना कथन भी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में पेश होगा और पता चला तथ्य भी। अब अगला क्वेश्चन आइए, एविडेंशियल वैल्यू पर ज्यादा विवाद है भाई। लास्ट में एविडेंशियल वैल्यू भी देखना है, 4-5 केस बताए गए। आपका केस अभी हम लास्ट में एक बार 1-2 मिनट बाद, पहले एविडेंशियल वैल्यू आइए। आपका 27 के तहत जो बातें पता चल रही हैं अभियुक्त के कथन के आधार पर, उसका साक्ष्य में क्या महत्व होगा? तो काफी कठिन क्वेश्चन बनता है। देखिए 4 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। पहला ये देखना है, आपका सारवान साक्ष्य होगा, पहला दे देगा। दूसरा दे देगा केवल खंडन के लिए प्रयोग होगा। तीसरा दे देगा आपका संपुष्टि के लिए प्रयोग होगा। और चौथा आपका दे देगा, कह सकते हैं कि केवल यह दिखाने के लिए कि अभियुक्त के कथन के आधार पर ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ 4 ऑप्शन मैं बना रहा हूँ। देखिए, अगर ये ऑप्शन रहे और एक ऑप्शन आपका उसमें ये रहे कि केवल न्यायालय में ये दिखाया जाएगा कि अभियुक्त के कथन के आधार पर ये इस तथ्य का पता चला है, इस रूप में एविडेंस में प्रयोग होगा, तो ये ऑप्शन सही मारकर आ रहा है। ये हम अपने मन से नहीं, एचजेएस में 2 बार से रिपीट कर रहा है, उस आधार पर अपने मन से नहीं बताया जा रहा है। यह यूपी एचजेएस लगातार 2 बार से इस क्वेश्चन को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट। तो आपका बस पहला ऑप्शन ये देखेंगे कि जितना उसका कथन है वो जो पता चला है, इसलिए साक्ष्य में पेश किया जाएगा कि इन्हीं के आधार पर, माने इन्हीं के कथन के आधार पर ये वस्तु क्या हुई है? बरामद। अगर ये ऑप्शन न रहे, मैं बता दूं, ये न रहे तब क्या खोजेंगे? जैसे अन्य राज्य पूछते हैं तो आपका देखिए क्या आपका देगा। एक देगा सारवान साक्ष्य होगा, दूसरा देगा आपका संपोषक साक्ष्य होगा, संपोषक साक्ष्य होगा, तीसरा कोई साक्ष्य
नहीं होगा, और दे देगा चौथा केवल और केवल खंडन के लिए, अभी हमने बताया कंट्राडिक्शन या विरोध, खंडन के लिए प्रयोग होगा। अब आइए, जो हमने पहले ऑप्शन में एक चीज लिखी थी वह इसमें गायब है। क्या? कि उसके कथन के आधार पर पता चला है, इसलिए एविडेंस में प्रयोग होगा इस आधार पर, यानी इसके लिए। लेकिन इस ऑप्शन में तो वह चीज ही क्या है? गायब। अब अगर ऐसा ऑप्शन आए तो सब्सटेंसिव एविडेंस होता नहीं है, तो केवल कौन साक्ष्य होगा? संपोषक या सपोर्टिंग नेचर का। यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक अनुमान तो जरूर मिलेगा कि भाई इन्हीं के कथन पर सब कुछ बरामद हो रहा है, तो ये हो सकता है कि ये अपराध क्या किया हो। तो साक्ष्य में किस रूप में प्रयोग होगा? सारवान साक्ष्य के रूप में नहीं, केवल संपोषक। याद रखिए, संपोषक यानी कि आपका संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग होगा, सारवान नहीं। ये रट डालिए। तो पहला ऑप्शन देखना है आपका, वो जो हमने बताया वो ऑप्शन न रहे तो आप साक्ष्य में कैसा प्रयोग कराएंगे? संपोषक साक्ष्य के रूप में, यानी कि सपोर्टिंग नेचर का। इस प्रकार आपका 27 का मिसयूज एक लाइन करा दिया जाए। पुलिस द्वारा 27 का काफ़ी मिसयूज किया जाता है। हथियार किसी और के कथन पर बरामद होता है, और जब केस डायरी पुलिस बनाती है तो किसी और के दाम पर बरामद करवा देती है, मिसयूज ज़्यादा होता है। अतः न्यायालय को इन बातों को देखते हुए ध्यान रखना चाहिए। मैंने मिसयूज होता है, जैसे कि फायर आपसे, अब एक इनकाउंटर लास्ट में बता दिया जाए। मान लीजिए पुलिस ने इनकाउंटर एक अपराधी का किया, भाई समाज में अपराधी था, वह कोई साथ नहीं आया, और इनकाउंटर के बाद आप जब फोटो देखते होंगे तो अपराधी के हाथ में ही पिस्टल रहती हैं, यानी कि मरने के बाद भी वह हाथ में क्या है? जकड़ा हुआ है। आप कैसे सोच सकते हैं कि कैसे जकड़ा है? तो कुछ इनकाउंटर फेक होते हैं, और पुलिस इनकाउंटर सुबह सुबह करती है, 3-4 बजे भोर में, सुनसान इलाका हो, कहीं सीसीटीवी कैमरा न हो, ये भी ध्यान में रखना है। और इनकाउंटर करने के बाद अपना हथियार रुमाल में लेगी, रुमाल से पकड़ेगी और अभियुक्त के हाथ में पकड़ा देगी, और क्योंकि रुमाल से पकड़ेंगे तो आपका हाथ का निशान नहीं आएगा, और दिखा देगी कि अभियुक्त क्या हुआ, बंदूक से अपने पहले फायर कर देगी, मैंने रुमाल पकड़ के, रुमाल से या कागज से, ताकि उंगली के निशान उसके न आए। और उसके बाद किसको पकड़ा देती है? मृतक को, उसके हाथ में रख देगी। अब मीडिया में आ जाएगा कि बहुत बड़ा अपराधी था, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, इनकाउंटर करने वाले को राष्ट्रपति पदक मिल गया। क्या पदक? राष्ट्रपति पदक मिल गया, और मानवाधिकार की हत्या हो गई। वो अलग बात है कि आगे आपका बताया जाएगा। तभी 10-12 मिनट ब्रेक रहेगा भाई, तब क्लास चलेगा पुलिस एक्ट का। आपका कल 28 भी हो जाएगा आपका, 28 में तो 5 मिनट का ही सेक्शन, 29 भी हो जाएगा, 30